वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 के बारे में, जो कि बीए 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूं कि ये नवीनतम मॉडल पेपर है, यानी कि नया मॉडल पेपर है, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है आपकी परीक्षाओं के लिए। क्योंकि अब की बार अधिकतर विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने वाली हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसका पेपर जो है 6 अप्रैल से प्रारंभ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राजनीति शास्त्र का पेपर नंबर 1, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में, भारतीय राजनीतिक विचारों के बारे में। तो भारतीय राजनीतिक विचार कौन कौन से हैं और कौन कौन से विचारक हैं, उन विचारकों के बारे में आपको पढ़ना है। अब कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उसको मैं आज की वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। यानी कि ये टॉप 100 क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। उन प्रश्नों को मैंने कलेक्ट किया है और आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आपको बता दूं कि इसके बाद में भी और भी कई मॉडल पेपर में पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 के पेपर 2 के सभी को दूंगा आपको, तो उसको लेकर के आप लोग परेशान मत होइएगा। पेपर नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है? पेपर नंबर 2 में आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति के बारे में पढ़ना है। उसका भी मॉडल पेपर आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 1802 ईस्वी में एक संधि हुई थी, बेसिन की संधि। बेसिन की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो अंग्रेज अधिकारियों और बाजीराव सेकंड, यानी बाजीराव पेशवा सेकंड के बीच में सॉरी, यह संधि हुई थी। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। ये संधि कब हुई थी? 31 दिसंबर को हुई थी। 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि हुई थी अंग्रेज अधिकारियों के बीच में और बाजीराव सेकंड के बीच में हुई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा जो स्थापित किया था वो कोलकाता में स्थापित किया था। कहाँ पर भैया? कोलकाता में स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 1781 में स्थापित किया था। कि उस समय कौन जो है भारत का वायसराय था? उस समय वारेन हेस्टिंग्स का शासन था। वारेन हेस्टिंग्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स का एक प्रकार से इसने 1781 में कोलकाता में प्रथम मदरसा स्थापित करवाया था। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप या बिलिंग्स? बताएं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक की अगर बात की जाए तो विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो करी गई थी कलकत्ता में करी गई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। कब करी गई थी अगर पूछे तो 15 जनवरी की डेट है और सन आपका पड़ेगा 1784, ठीक है। 1784 15 जनवरी की डेट को विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताएं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस स्थापना की गई थी जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1791 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना जो है करी गई थी और 1974 में इसका नाम बदल करके संपूर्णानंद विश्वविद्यालय रख दिया गया था। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस में पड़ता है। तो जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करी जाती है और उसका 1974 में नाम बदल दिया जाता है और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के नाम से आज विश्व विख्यात है ये, ठीक है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस में पड़ता है। स्थापना किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय या माइकल मधुसूदन दत्त या विवेकानंद? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो की गई थी ये मतलब इसकी सदस्यता जो प्रदान की गई वो माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने या अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद जो ब्रिटिश या अंग्रेज अधिकारी ने किया था उसका नाम था चार्ल्स बिलिंग्स। चार्ल्स बिलिंग्स ने किया था। कब किया था? 1785 ईस्वी में गीता का इसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था संस्कृत से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला, शकुंतला नहीं, अभिज्ञान शकुंतलम, पूरा नाम लिख लीजिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने ही किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था भैया? 1789 में किया था। ये बात ध्यान रखिए, किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ध्यान रखिएगा, किस रचना का? अभिज्ञान शकुंतलम का। संस्कृत का एक अच्छा नाटक है, कालिदास जो कि जो है आदि कवि कहे जाती है, उन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? बताएं। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? तो वो अधिनियम कौन सा था? वो अधिनियम था चार्टर अधिनियम, आया था चार्टर एक्ट 1813 का, यानी कि 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था। उसी चार्टर एक्ट में, उसी के तहत भारत में 1 लाख रुपए दिए गए थे जो है शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। बताएं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था जो है किस शिक्षा को लेकर के? तो प्राथमिक शिक्षा को लेकर के ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, हंटर कमीशन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है हंटर कमीशन को, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, हंटर कमीशन में कितने भारतीय शामिल थे? ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो हंटर कमीशन में 3 भारतीय लोग शामिल थे, ये बात ध्यान रखेंगे। 1882 ईस्वी में हंटर जो है कमेटी की रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की गई, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। हालांकि और भी शिक्षा को लेकर के ये बढ़ावा देती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनसीई, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एनसीई बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इसकी स्थापना किसने की थी? बताइएगा फटाफट से। इसकी स्थापना जो है किसने की? तो प्रश्न ये पूछा गया किसने की, तो किसने की थी? ये की थी सतीश चंद्र मुखर्जी ने। किसने करी थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी ने की थी। कब की थी? तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी को की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना यानी एनसीई की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की जाती है। किसके द्वारा? सतीश चंद्र मुखर्जी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सैंडलर आयोग संबंधित है। सैंडलर आयोग के अध्यक्ष जो थे वो सैंडलर ही थे, और उन्हीं के नाम पर जो है इस आयोग का नाम रख दिया गया सैंडलर आयोग। ये शिक्षा से रिलेटेड है, ये बात पहले ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी लिख लीजिएगा शिक्षा। तो ये शिक्षा से रिलेटेड है सैंडलर आयोग, ठीक है। 1917 में ये आयोग आया था, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्याएं थी, उसी विश्वविद्यालय की समस्याओं को दूर करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास किया, और भी प्रश्नों को मैं बताऊंगा अगले मॉडल पेपर में, जब और भी मॉडल पेपर आपके समक्ष आते रहेंगे और मैं विस्तार से आपको बताता रहूंगा। हालांकि अभी बहुत सारे प्रश्न हमारे परीक्षा मतलब आपकी परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने रखा है इस वीडियो में, तो उसको भी आप देखते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करते रहिएगा फटाफट से। चलिए, आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी जो है ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर दीजिए, तो मैं बहुत मेहनत करके ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट का मैं दे रहा हूँ, हिंदी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, सोशियोलॉजी का, सभी सब्जेक्ट का, होम साइंस का, ठीक है, और इकोनॉमिक्स का। मैं हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपको दूंगा, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, सभी का, ठीक है। प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? बताएं। महात्मा गांधी के द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? नवजीवन, हरिजन, वंदे मातरम या युवा भारत? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? तो वंदे मातरम जो है ये एक गीत है, ठीक है। बंकिम वो वंदे मातरम जो है, सुजलाम सुफलाम मालयज शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम वंदे मातरम, ठीक है, ये एक राष्ट्रगीत है अपना, ठीक है, राष्ट्रगीत है। नवजीवन, हरिजन और युवा भारत ये महात्मा गांधी के द्वारा समाचार पत्र हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा लिखा नहीं था? कौन सी पुस्तक उन्होंने नहीं लिखी थी? देखिए, महात्मा गांधी की अगर बात की है तो हिंदू जीवन का दृष्टिकोण यानी कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एक पुस्तक है, इसको लिखा है राधा कृष्णन ने, ठीक है। तो इसी पुस्तक को महात्मा गांधी ने नहीं लिखा है। बाकी सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की पुस्तक है। स्वास्थ्य की कुंजी ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। हिंद स्वराज तो महात्मा गांधी की है ही, यानी ये 3 पुस्तकें महात्मा गांधी की हैं। हिंदू जीवन का दृष्टिकोण यानी कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इस पुस्तक को लिखा है राधा कृष्णन ने, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न, महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे या किस साल आए थे? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सजा कितनी थी? तो जब महात्मा गांधी को पहली बार कारावास की सजा मिली थी, तो ये एक प्रकार से 6 साल की सजा इनको मिली थी महात्मा गांधी को। ठीक है, 6 साल की सजा मिली थी। 1922 में इनको सजा दी गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके 2 साल 6 साल की सजा थी, लेकिन 2 साल चूंकि जेल में रहे और अच्छा काम किया, इसीलिए इनको रिहा कर दिया गया था 2 साल के बाद में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये सभी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किए गए थे। तो एक ऑप्शन आप ई कर लीजिएगा, ये सभी करेक्ट आंसर लगा देंगे, ये सभी। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संबंध में गांधी जी ने क्रैसिंग बैंक पर पोस्ट डेकेट चेक का प्रयोग किया था? तो क्रिप्स मिशन जो आया था उसके उस पर किया था, क्रिप्स मिशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये गांधी जी ने कब प्रयोग किया था? क्रैसिंग बैंक पर पोस्ट डेकेट चेक का प्रयोग कब किया था गांधी जी ने? तो 11 मार्च 1942 को किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 11 मार्च 1942। क्लियर। आगे देखेंगे सॉरी, अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव कब बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जो बने थे, ये 1923 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से बताएं। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी दृष्टिकोण पर जोर दिया था, उन्होंने आधुनिक मूल्य और विचार दिए थे, या उन्होंने भारत के औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया था? तो भाई देखिए, जवाहरलाल नेहरू के बारे में इनमें से जो कथन सही है वो तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी कथन सही हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने किस अखबार की शुरुआत की थी? न्यू इंडिया या नेशनल हेराल्ड? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? तो इनको 1929 में चुना गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी करी गई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। ओके, अच्छा, जवाहरलाल नेहरू पहली बार महात्मा गांधी से कब मिले थे? 1916 में मिले थे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इनकी पढ़ाई जो पूरी की थी, बैरिस्टर की पढ़ाई करी थी जवाहरलाल नेहरू ने, लंदन से पढ़ाई करी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षिका जो थी वो कौन थी? वो थी भैया सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले जो थी, ये ज्योतिबा फूले की पत्नी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। सावित्रीबाई फूले की अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था, ये 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था, 1831 को, और 10 मार्च 1897 को इनका देहांत हो गया था। ठीक है, सावित्रीबाई फूले का, ये बात ध्यान रखेंगे। और बहुत ही काबिल शिक्षिका थी, और पहले इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी। 9 साल की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है ज्योतिबा फूले के साथ। ठीक है, और उसके बाद में पढ़ाई लिखाई इनकी जो है उसका भार ज्योतिबा फूले अपने कंधे पर लेते हैं, और ज्योतिबा फूले इनको पढ़ाते हैं, और अच्छे तरीके से एक अच्छी शिक्षिका के रूप में ये सामने आती है। और बहुत ही अच्छा काम किया इन लोगों ने। स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा फूले जी ने सबसे पहले किस को शिक्षित किया था? सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फूले। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, ज्योतिबा फूले जी को महात्मा की उपाधि कब दी गई थी? ज्योतिबा फूले जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी विट्ठल राव कृष्ण जी के द्वारा दी गई थी। विट्ठलनाथ कृष्ण जी बंडेकर के द्वारा दी गई थी इनको, ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि। मुंबई की एक सभा हो रही थी, उसी सभा में एक प्रकार से ये उपाधि इनको दी गई थी ज्योतिबा फूले को, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और 1888 में ये उपाधि इनको दी गई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ज्योतिबा फूले के द्वारा एक समाज की स्थापना की गई थी, उसका नाम है सत्य शोधक समाज। ठीक है, ये बहुत ही फेमस जो है ये संस्था है, सत्य शोधक समाज की स्थापना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1873 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है,
ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ज्योतिबा फूले की अगर बात की है तो इनका जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 में पुणे में यानी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। 28 नवंबर 1890 को पुणे में ही इनका देहांत हो गया था। मात्र 63 साल इनका जीवन काल रहा है ज्योतिबा फूले का, और उसी में इन्होंने अपना नाम कमाया। पिताजी का नाम गोविंद राव था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माली जाति से बिलोंग करते थे ये, ठीक है, यानी निम्न जाति से बिलोंग करते थे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई शादी के समय पढ़ी लिखी नहीं थी, इसका मतलब इसका क्या कारण था? इसका क्या कारण था? ज्योतिबाई फूले जो थी, जब इनका शादी का समय था तब पढ़ी लिखी नहीं थी। इसका कारण ये था कि ये सबसे पहली बात स्त्री थी, पिछड़े वर्ग से थी, और स्कूल में मना था, मतलब स्कूल में मना था, ये नहीं जाती थी। मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। आपको बता दूं सावित्रीबाई जो शादी के समय थी मात्र 9 वर्ष की अवस्था में थी, ठीक है, तब इनकी शादी हो गई। और ज्योतिराव फूले जो थे, ज्योतिबा फूले, उनकी उम्र की अगर बात की है तो वो मुश्किल से 12 या 13 साल के थे, यानी कि 4 साल बड़े थे जब इनकी शादी हुई थी। यानी ज्योतिबा फूले जो थे वो 4 साल बड़े थे, और सावित्रीबाई फूले जो थी वो एक प्रकार से 4 साल इनसे छोटी थी, यानी 9 साल की वो थी, 13-12 साल के वो थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को क्या क्या सिखाया था। तो ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को मराठी भाषा सिखाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके इसकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, शादी के समय ज्योतिबा फूले की उम्र कितनी थी? तो ज्योतिबा फूले की उम्र कितनी थी शादी के समय? लगभग 12-13 साल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी पत्नी सावित्री की पूछे जाएगा तो 9 साल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सावित्रीबाई फूले का जन्म कहाँ पर हुआ था? सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1831 को हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पुणे में निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए सबसे पहले पाठशाला कब खोला गया था? तो पुणे में निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए सबसे पहले जो पाठशाला खोली गई थी वो 14 जनवरी 1848 को खोली गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगे देखेंगे, ज्योतिबा फूले के पिता का क्या नाम था? ज्योतिबा फूले के पिता का नाम था गोविंद राव। इसमें गोविंद राव ऑप्शन में नहीं दिया है, धर्म भीरू भी कहीं कहीं पर मिलता है, लेकिन यहाँ पर गोविंद राव ऑप्शन नंबर इसमें कर लेंगे गोविंद राव, ठीक है, गोविंद राव, क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों में क्यों जो है सुधार नहीं किया गया? ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों में क्यों नहीं सुधार किया गया? क्योंकि सूची को बताने वाले उच्च वर्ग के थे, ठीक है, इसीलिए इनका नाम आगे नहीं आया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शादी के समय सावित्रीबाई की उम्र क्या थी? शादी के समय सावित्रीबाई की उम्र मात्र 9 साल की थी, और उनकी कितनी थी? 12 या 13 साल की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के सदस्य ने भाग नहीं लिया था? बताइएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके, बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के सदस्य ने भाग नहीं लिया था? तो बाकी सभी ने ले लिया था, हैदराबाद के सदस्य ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। वैसे तो मना जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद तीनों रियासतों ने भारत में विलय पत्र पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, लेकिन सदस्य जो थे जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के वहाँ पर थे, संविधान सभा में उपस्थित थे। लेकिन हैदराबाद जो निजाम थे वहाँ से नहीं आए थे कोई, ठीक है, वहाँ के सदस्य नहीं आया था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन स्वराज बिल में होते हैं। स्वराज बिल किसके निर्देशन में और कब तैयार हुआ था? बताइएगा। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन स्वराज बिल में होते हैं। स्वराज बिल किसके निर्देशन और कब तैयार किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में था, 1895 में तैयार किया गया था। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, और उसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात की जाए, निर्मात्री सभा के अध्यक्ष की बात की जाए, तो B.R. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की स्थापना का निर्णय निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया था? बताइएगा। प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की स्थापना का निर्णय
निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया था? तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जो आया था 1946 में आया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आपसे पूछे क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बेबल प्रस्ताव की अगर बात की तो 1945 में आया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे माउंट बेटन प्रस्ताव की, तो माउंट बेटन प्रस्ताव जो है आपका ये 1947 में भारत में आया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये इनके बारे में बता दिया। प्रश्न अगर पूछे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर्वप्रथम किस योजना के द्वारा संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी? तो ये भी एक प्रकार से कैबिनेट कैबिनेट मिशन के द्वारा ही कही गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन आप जानते हैं 1946 में आया था। नेहरू रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? 1928 में। इसमें प्रथम जो है पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी, ठीक है। क्रिप्स मिशन आप जानते हैं 1942 में आया था। साइमन रिपोर्ट जो थी वो कब प्रकाशित हुई थी? वो कब प्रकाशित हुई थी? 1930 में प्रकाशित हुई थी साइमन रिपोर्ट, साइमन कमीशन। लेकिन 1928 में साइमन जो है भारत आया था। साइमन एक व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी अध्यक्षता में जो है रिपोर्ट आई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, किसने पेश किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 की बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके 2 दिन के बाद में आपसे पूछेगा प्रश्न कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य सदस्य कौन थे? तो 2 दिन के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से बना दिया गया था, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ये महात्मा गांधी का वक्तव्य है, 1922 में इन्होंने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू इनके जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक संगठन में सावरकर, बी डी सावरकर अभी भी लोकप्रिय है? किस राजनीतिक संगठन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वीर सावरकर की अगर बात की है तो इनका जन्म 28 मई 1883 में हुआ था नासिक के ब्राह्मण परिवार में। महान क्रांतिकारी हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा के सहयोग से कानून की पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं, वहाँ फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1857 ईस्वी के आंदोलन को पहला स्वतंत्रता आंदोलन सिद्ध करने के उद्देश्य से इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की एक पुस्तक लिखते हैं बी डी सावरकर। बहुत ही विद्वान आदमी, बहुत ही क्रांतिकारी आदमी थे ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इनकी अगर बात की जाए बी डी सावरकर की, इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और हिंदी शब्द को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रश्न है कि किस राजनीतिक संगठन में सावरकर अभी भी लोकप्रिय हैं? तो शिवसेना में आम आदमी पार्टी नहीं, शिवसेना नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी में बी डी सावरकर की बात आज भी करी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्यों ना करी जाए, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। आगे देखेंगे, मार्ले मिंटो सुधारों के कारण सावरकर कहाँ शरण लेना चाहते थे? मार्ले मिंटो सुधारों के कारण से सावरकर जो थे वो फ्रांस में शरण लेना चाहते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अपनी आज़ादी के लिए सावरकर किस जहाज से कूदे थे? तो सावरकर जो थे एसएस मोरी नाम के जहाज से कूदे थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सावरकर के गिरफ्तारी को लेकर के किन देशों के बीच में विवाद हुआ था? सावरकर को लेकर के फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में विवाद हुआ था। आपको बता दूं कि सावरकर को जो सज़ा सुनाई गई थी 7 अप्रैल 1911 को सज़ा इनको सुनाई गई थी काला पानी की, और इनको सेलुलर नाम की जेल में भेज दिया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, चिट्ठी के बावजूद सावरकर के जगह किसे छोड़ा गया जाए? चिट्ठी के बावजूद सावरकर के जगह किसे छोड़ा गया था? तो गणेश सावरकर को छोड़ा गया था, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विनायक दामोदर सावरकर किस वर्ष में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करी थी? तो उन्होंने 1904 में करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
विनायक दामोदर सावरकर से रिलेटेड सत्य कथन को छाटिए। देखिए, भारतीय इतिहास के प्रथम कोटि के क्रांतिकारी थे, बिल्कुल थे। न्याय के लिए अहिंसा को भी उचित मानते थे, बिल्कुल मानते थे। शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, ये भी बिल्कुल। यानी विनायक दामोदर सावरकर, इन तीनों बातों की बात करें तो ये तीनों बातें इनके संदर्भ में बिल्कुल सही उतरती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा उपरोक्त तो सभी। विनायक दामोदर सावरकर ने कब इंडिया हाउस में 1857 ईस्वी की क्रांति की अर्ध शताब्दी मनाने का निश्चय किया था? उन्होंने 10 मई 1907 को ये निश्चय किया था अर्ध शताब्दी मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति पर किस में एक पुस्तक प्रकाशित की थी और इसे आज़ादी की पहली लड़ाई बताया था? तो किस भाषा में इन्होंने करी थी इस पुस्तक को? मराठी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विनायक दामोदर सावरकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के गदर को गदर ना कहकर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। तो प्रथम ऐसे व्यक्ति थे इन्होंने जो ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी भैया? राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज की। किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की। कब की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है। आपसे पूछे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपसे पूछेगा कब की थी? 1875 में की थी। कब की थी? 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा इस बात को। सॉरी। पूना सार्वजनिक सभा की बात आपसे पूछेगा तो कब स्थापना की गई? पूना सार्वजनिक सभा का आयोजन कब किया गया था? 1867 में किया गया था। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? इसमें शामिल थे जो है यमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और एस एच चिपलुंकर। ये तीन लोग मिलकर के पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वैसे तो सबसे पहले न्यूयॉर्क में हुई थी। मैडम HP ब्लावात्स्की और हेनरी स्टील ओलकोट के नेतृत्व में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। उसके बाद में 1882 ईस्वी में भारत में चेन्नई शहर में इसका मुख्यालय स्थापित होता है 1882 में। और आप देखेंगे भारत में इसका श्रेय जाता है एनी बेसेंट को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। 1875 ईस्वी में पहले शुरुआत में वहां पर न्यूयॉर्क में स्थापना होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद में 1882 में भारत में चेन्नई। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर। प्रश्न बढ़िया परीक्षा की दृष्टि से। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? बताइएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन काल में पारित किया गया था? तो वर्नाक्यूलर एक्ट जो था ये लॉर्ड लिटन के शासन काल में जो है पारित किया गया था। लॉर्ड लिटन का शासन काल था 1876 से लेकर के 1880 का जो समय काल है, ये भारतीय इतिहास में लॉर्ड लिटन का शासनकाल है। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये पारित किया गया था 1878 में, यानी कि लॉर्ड लिटन का समय है। अगला प्रश्न, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया समाचार पत्र के लेखक की बात की तो लाला लाजपत राय हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1916 में ये एक प्रकार से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इल्बर्ट विधेयक जो है ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पेश किया गया था 1883 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस नेताजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, कब स्थापना हुई थी भारत सेवक समाज की? 12 जून 1905 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज के स्थापना हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था भैया? उसका कारण था उदारवादियों की पद्धति से असंतोष था, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण का काल चल रहा था,
उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार लोग कर रहे थे, उपनिवेश लोग भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। ऐसे में भारत में उग्र राष्ट्रीयता उदय होना स्वाभाविक सी बात हो गई थी, यानी कि ये सभी कारण जो है थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन जो किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 या 20 जुलाई को घोषणा की जाती है, 19 या 20 जुलाई को घोषणा की जाती है, 20 जुलाई को घोषणा करी जाती है 1905 ईस्वी में। क्या घोषणा करी जाती है? कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। और 1916 अक्टूबर 1905 को एक प्रकार से ये बंगाल विभाजन का जो कानून है ये लागू कर दिया जाता है और इसका खूब विरोध होता है। फिर 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है तो बंगाल विभाजन को वापस किया जाता है, यानी बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। अगला प्रश्न, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा या ये सभी साधन? ये सभी साधनों का प्रयोग उग्र राष्ट्रवादी करते थे। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, सभी का प्रयोग। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? साइमन कमीशन बताएं। साइमन कमीशन, वापस जाओ के नारे आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? फरवरी 1928 में भारत आया था, ये बात ध्यान रखेंगे। और 7 सदस्य इसमें थे साइमन कमीशन में, जिसमें से एक भी भारतीय नहीं था और इसका खूब विरोध हुआ, जम करके विरोध हुआ, ये बात ध्यान रखेंगे। तो साइमन कमीशन की सिफारिश में यह था कि द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना करी जाए, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना की जाएगी, संघ शासन की स्थापना की जाएगी। ये इसकी सिफारिशें की गई थी। उपरोक्त सभी सिफारिशें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है? साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन कहा था सर शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था। सर शिवा स्वामी अय्यर जी ने कहा था कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है ये रद्दी कागजों की ढेरी में रखने के योग्य है, ठीक है। और जो है मतलब इसका मजाक उड़ाया था, मतलब मजाक क्या, एक प्रकार से उसमें वैसा कोई ऐसी चीज थी नहीं जो कि एक प्रकार से ठीक ठाक हो, तो रद्दी में फेंकने योग्य थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट, ये बताया था सर शिवा स्वामी अय्यर जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? नेहरू रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, बिल्कुल किया गया, ये बात कही गई थी। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना और केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाए। ये तीनों बातें जो है, ये सुझाव जो है नेहरू रिपोर्ट में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी सुझाव दिए गए थे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब से, मतलब कब से कहाँ पारित किया गया था? कब और कहाँ पारित किया गया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो पारित किया गया है, ये आपको बता दूं कि जो है 19 दिसंबर या 31 दिसंबर की, हाँ 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को लाहौर अधिवेशन में एक प्रकार से ये बात करी गई है, ये बात ध्यान रखेंगे, लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महात्मा गांधी द्वारा दंडी समुद्र तट पर कानून बना करके उल्लंघन कब किया गया? नमक कानून को कब तोड़ा गया था? तो देखिए, शुरू किया था इन्होंने 12 मार्च 1930 को, एक प्रकार से यहाँ से साबरमती आश्रम से दंडी की यात्रा जो शुरू की थी महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को शुरू की थी, और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर समुद्र के तट पर पहुँचते हैं और वहाँ पर कानून तोड़ते हैं नमक बना करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न, गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे? देखिए, गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना, इसके अलावा वाहनों को शराब अफीम और जो है बहनों को शराब अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, बहनों को मतलब जो बहनें माताएं हैं। इसके अलावा हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। ये सभी बातें जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में करी थी। उपरोक्त तो सभी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो लंदन में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया था 12 नवंबर 1930 को किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये चला था 13 जनवरी 1931 तक चला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब होता है? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, और इस समझौते के बाद में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी जो है वो कहते हैं कि ठीक है, मैं जो है जाऊंगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है।
आगे देखेंगे प्रश्न, द्वितीय गोल में सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? द्वितीय गोल में सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो किया था महात्मा गांधी जी ने स्वयं किया था। ठीक है, और द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 तक जो है ये चला था। ठीक है, ये सफल नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे जाते रहे हैं। प्रश्न है मानवेंद्र नाथ राव, जिनको शॉर्ट फॉर्म में एम.एन. राव कहते हैं, इनका बहुत ही फेमस व्यक्ति है ये बात ध्यान रखिएगा, एम.एन. राव। ठीक है, और इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1886 को, ये बात ध्यान रखिएगा एम.एन. राय का। ठीक है, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान आदमी है एम.एन. राय। ठीक है, एम.एन. राय द्वारा स्वतंत्रता के 3 आधार स्तंभ बताए गए थे, निम्न में से एक आधार स्तंभ इनमें से नहीं। देखिए मानवेंद्र यानी एम.एन. राय ने सबसे पहली बात मानववाद, व्यक्तिवाद और विवेकवाद, इन तीनों बातों, ये 3 आधार स्तंभ बताए थे स्वतंत्रता के। बुद्धिवाद को नहीं बताया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्धिवाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 1886 में जन्म होता है, 21 मार्च को। 1954 में देहांत हो जाता है एम.एन. राय जी का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मानवेंद्र नाथ राय की नहीं है? कौन सी जो है कृति जो है ये इनकी नहीं है, रचना कौन सी नहीं है मानवेंद्र नाथ राय की? बताएं, एम.एन. राय की। तो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो ये पुस्तक अंबेडकर की है। ठीक, बाकी इंडियन इन ट्रांजिशन एंड रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, द वे टू डबल पीस, ये सब जो है रचनाएं एम.एन. राय की ही हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इस पुस्तक को भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एम.एन. राय के 9 मानवतावाद या 9 मानववाद का लक्षण नहीं है इनमें से? देखिए राष्ट्रीय हितों के प्रति व्यक्ति का नैतिक समर्पण, ये है 9 मानववाद का लक्षण। मानवीय विवेक में आस्था, ये भी है। मानव का स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट आग्रह, ये नहीं है। विश्व बंधुत्व की भावना, ये भी है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षण नहीं है पूछा गया है, सी ऑप्शन, मानव स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट आग्रह, ये नहीं है, बाकी तीनों है। एम.एन. राय ने गांधी के चरखे के अर्थशास्त्र पर क्या टिप्पणी करी थी? तो एम.एन. राय ने गांधी के चरखे के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी करी थी, कहा था कि प्रतिगामी अर्थशास्त्र, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एम.एन. राय का बुनियादी लोकतंत्र आधारित है। एम.एन. राय का बुनियादी लोकतंत्र आधारित है किस पर? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता को के बंटवारे पर, सत्ता कई लोगों में बांट दी जाए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजनीतिक दर्शन पॉलिटिकल फिलोसॉफी को एम.एन. राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बताएं। राजनीतिक दर्शन को एम.एन. राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है नव मानवतावाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानवेंद्र नाथ राय का निधन किस तिथि को हुआ था? तो इनका निधन 25 जनवरी को हुआ था, 25 जनवरी 1954 को इनका निधन हुआ था और जन्म हुआ था 21 मार्च 1886 को, ये बात ध्यान रखेंगे। देहरादून में इनका देहांत होता है। क्लियर, आगे देखेंगे, निम्न में से किसने मानवेंद्र नाथ राय को पूर्वी क्रांति का चिन्ह कहा? पूर्वी क्रांति का चिन्ह इनको किसने कहा था? लेनिन ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मजदूर संघ नामक संस्था की स्थापना किसने करी थी? बताएं, भारतीय मजदूर संघ नामक संस्था की स्थापना करी थी एम.एन. राय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से है? दल विहीन लोकतंत्र जो है मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि दल विहीन लोकतंत्र की बात कौन करते हैं भारत में? तो उनका नाम है जे.पी. नारायण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई सारे प्रश्नों को समझ लिया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और बाकी अगर आपको बताऊं कि अगर आप दूसरा सब्जेक्ट आपका हिंदी आप पढ़ते हैं, तो हिंदी के पेपर 1 का वीडियो भी आप लोग जो है देख चुके होंगे। ये भी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी 8 बजे से क्लास थी, आप लोगों ने देखा होगा इसको। भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, आपको इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बताया। पेपर 2 का भी जल्द आ जाएगा, इसको लेकर के पेपर 2 का वीडियो मैंने दे दिया है। ज्योग्राफी का पेपर 1 का कल आप लोगों ने देखा होगा, BA 6 सेमेस्टर का मॉडल पेपर भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। तो अब क्लासेस प्रारंभ हो चुकी 6 सेमेस्टर की, आप लोग धड़ल्ले से साथ क्लास लीजिए, खूब अच्छे तरीके से
पढ़िए दबा करके, 3-3 4-4 बार वीडियो को देखिए, यही प्रश्न आने वाले हैं और भी मॉडल पेपर में देने का प्रयास करूँगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर हैं उसको मैंने दिए हुए हैं, तो आप ज़रूर इन मॉडल पेपर को देखिएगा, चूँकि 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं बहुत ही तीव्र गति से और बहुत ही और भी समझा करके आपको चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि एक प्रश्न के हिसाब से आपको और भी कई प्रश्नों के बारे में जानकारी मिल जाए। और ज़ाहिर-सी बात है आपके समझ में आता होगा। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट आज के वीडियो के माध्यम से मैंने समझ लिया। जो अगली वीडियो आएगी पॉलिटिकल साइंस की, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की होगी, जिसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, चलिए फिर गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब